नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो दिल्ली से श्रद्धा मर्डर केस सामने आया था, तो आरोपी आफताब का अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। उससे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में अब आरोपी जो आफताब है उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। तो साकेत कोर्ट में नार्को टेस्ट की इजाजत भी मिल चुकी है। तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी और अब इजाजत भी दे दी गई है। तो क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा दिल्ली पुलिस द्वारा। तो दिल्ली में हुए श्रद्धा के मर्डर के बाद जो है देश में एक हड़कंप मच गया है। तो इसके बाद अब आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट को लेकर जो इजाजत मांगी गई थी कोर्ट द्वारा, उसे मंजूरी मिल गई है और अब आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। तो साकेत कोर्ट में नार्को टेस्ट की इजाजत ली गई थी। तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी, जो अब इजाजत मिल चुकी है और अब आफताब जो आरोपी है इसमें उनका नार्को टेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस रिक्रिएट कर रही है क्राइम सीन को कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था, उसी सीन को अब रिक्रिएट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो दिल्ली का की जो है श्रद्धा मर्डर केस के बाद पूरे देश में एक भूचाल आ गया था। तो अब जो आरोपी है इसमें आफताब, उसका अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, साकेत कोर्ट में नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी गई थी। तो दिल्ली पुलिस ने इजाजत मांगी थी कोर्ट से, तो अब कोर्ट ने इसमें इजाजत दे दी है। वहीं अब क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस क्राइम को किया गया था। तो एक क्राइम सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। तो आज जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। तो दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस अब धीरे धीरे जो है उस पर जांच और ज्यादा बढ़ती जा रही है और कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। तो वहीं आरोपी आफताब है, उसका अब नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। तो साकेत कोर्ट में नार्को टेस्ट की इजाजत जो मांगी गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, वो भी अब दे दी गई है। तो क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो दिल्ली पुलिस द्वारा जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और अब उसके बाद आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। तो आरोपी आफताब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस जिसमें देश में एक भूचाल सा आ गया, तो आरोपी आफताब जो इसमें आरोपी पाया गया था, क्योंकि 6 महीने पहले ये क्राइम किया गया। इसके बाद जो है पुलिस ने अब इसका खुलासा कर दिया है। तो वहीं जो आरोपी आफताब जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके नार्को टेस्ट के लिए भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी। साकेत कोर्ट में नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी गई थी और अब ये इजाजत मिल चुकी है और अब क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और अब आरोपी जो आफताब है उसका नार्को टेस्ट भी किया जाएगा इसके बाद। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। तो नितिन, क्या कुछ अपडेशन है, क्योंकि नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी गई थी, उसकी इजाजत भी मिल गई है, लेकिन इससे पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट करती हुई तस्वीरें भी हमने दिखाई है दर्शकों को। क्या कुछ अपडेशन? ये देखिए बबीता, बिल्कुल जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस को लेकर जो है काफ़ी लोगों में चर्चित चल रहा था कि आखिरकार श्रद्धा का जो मर्डर हुआ उसको देखते हुए आज साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट करने की, जो आफताब थे उनके नार्को टेस्ट करने की जो बात यहाँ पर कह रही थी दिल्ली पुलिस की, नार्को टेस्ट इसका कराना है। लेकिन आज साकेत कोर्ट ने उसकी भी इजाज़त दे दी कि नार्को टेस्ट जो है इसका कराया जाए। उसी में जो है साथ साथ उसको जो आफताब को जो क्राइम केस है उसको जो दोबारा सही तरीके से जो है रिलीज किया जा रहा है और उसमें जो है पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जिस तरीके से उन्होंने आज मर्डर केस की जो नार्को टेस्ट की बात कही थी, नार्को टेस्ट भी दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत मिलती है, कोर्ट की तरफ से इजाजत दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद में ही क्राइम स्टोरी को जो है दोबारा से जो है रिक्रिएट करा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो मर्डर हुआ है, कहाँ कहाँ उसके जो सब थे, उसके जो फेंके गए थे, उसके पार्ट्स वगैरह जो लड़के फेंके गए थे, तो उसमें पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है छानबीन करने में लगे। उसके जो हथियार थे जिससे श्रद्धा की जो मर्डर किया था, उस मर्डर केस में जो हथियार बड़ा जो है हथियार से किया गया था, उस हथियार को पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है छानबीन करने में लगी। आफताब को उस जंगल के अंदर ले जाया जा रहा है जहाँ पर उन्होंने श्रद्धा का जो मर्डर किया था। तो उसमें जो यहाँ पर उसके जो पार्ट्स तो फेंके गए थे उसको जो है पूरी तरीके से छानबीन करने में लगे। उससे पूछताछ कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो सब बरामद हुआ है और इसको जो इसके सिर की बात की जा रही है कि सिर कहाँ कटा हुआ जो फेंका गया है, उस पर पूरी तरीके से आफताब से पूछताछ कर रही है। लेकिन आफताब अभी बताने के लिए तैयार नहीं लोग। लेकिन आज जो साकेत कोर्ट ने जो है नार्को टेस्ट कराने की जो इजाज़त मांग रही थी दिल्ली पुलिस, उसको दे दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि श्रद्धा के मर्डर के बाद पूरे देश एक तरह से सन्न हो चुका है
और वहीं पर सभी लोग, क्योंकि लव जिहाद का ये मामला है और सभी लोग अब ये मांग भी करें कि लव जिहाद को लेकर एक कठोर कानून भी बनना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में लेकर जो है लव जिहाद की जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक मुस्लिम और एक हिंदू लड़की थी और उसमें जो है पूरी तरीके से लव जिहाद वाला मामला यहाँ सामने उठा, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं उसमें काफ़ी दहशत का माहौल है। जिस तरीके से लड़की के जो 35 टुकड़े में जो शरीर को जो काटा गया था, उसको जो फ्रीज में रखा गया था, उसको देखते हुए यहाँ के जो लोग डरे हुए हैं, लोगों का अब यही कहना है कि लव जिहाद पर जो कानून है वो बनना चाहिए पूरी तरीके से। इसको जो है कहीं ना कहीं जिस पर जो है आफ्ताब को जब नाम सामने आया था, तो आज जो दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट की भी बात कर रही थी कि इजाज़त लेने की बात कर रही थी, लेकिन साकेत कोर्ट ने आफ्ताब के लिए जो है नार्को टेस्ट कराने की जो मांग थी वो कर दी और इसका नार्को टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो लोग जो डरे हुए हैं, लोगों का यही कहना है कि आफ्ताब को जिस तरीके या तो फांसी की सज़ा हो या फिर इसको जो बुरी तरीके से जो सज़ा यहाँ पर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा, उस सज़ा को जो मंजूरी दी जाए। लेकिन आज जो श्रद्धा जो मर्डर केस था वो काफ़ी चर्चित हो चुका है, यहाँ पर लोगों में दहशत का माहौल है और साथ ही लोग यहाँ पर डरे हुए भी हैं। जो आसपास के जो लोग थे, जिस फ्रिज के अंदर शरीर रखा हुआ था, पार्ट्स जो रखे हुए थे लड़की के, उसको जो पूरी तरीके से फ्रिज में से एक एक करके रोज डेली फेंकने के लिए जाता था। लेकिन अब पुलिस भी जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है, जहां इस तरीके से हथियार से इसके जो पार्ट्स लड़की के जो काटे गए थे, सरिया हाथ पैर जो काटे गए थे, उसमें जो है पूरी तरीके से आफ्ताब से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। उसी जंगल में ले जाया जा रहा है आफ्ताब को, जिस जंगल में वो फेंकने जाता था रोड डेली, और हथियार को भी बरामद करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जिस तरीके से इसमें फेंका गया है ये सब कहाँ कहाँ इसने फेंके। आफ्ताब से बातचीत करी, लेकिन आफ्ताब जो है अभी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा। लेकिन आज जो है दिल्ली साकेत कोर्ट ने जो है आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने की जो मंजूरी थी वो मिल गई है और आफ्ताब का जो है नार्को टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा। उसके बाद में जो केस जो है पूरी तरीके से दोबारा जो खोला गया, केस को अच्छी तरीके से रिकवर करने की जो कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस, और जो है साथ ही उसका कहना है कि अच्छी तरीके से केस यहाँ खोला जाए और जो लड़की की जो न्याय मिल सके। तो उसको देखते हुए लोगों की यही कहना है कि आफ्ताब को या तो फांसी दे, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और साथ ही नहीं तो इसको जो लव जिहाद वाला जो मामला यहाँ पर उठा है, लव जिहाद की जो बात कही जा रही है कि लव जिहाद इसमें कराया जाए, इस पर जो कानून बनना चाहिए। जी बिल्कुल, कानून बनना ही चाहिए, क्योंकि किस तरह की मानसिकता है एक तरह से देखा जा सकता है। सभी लोगों को इसने स्तब्ध करके रख दिया है। सब लोगों के जो भी एक केस को सुन रहा है उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि नितिन जिस तरह से ये एक क्राइम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बीमार, जो मानसिक तौर से बीमार होगा तो वो ही इंसान ये स्टेप्स उठा सकता है। तो क्या कहा जाए, क्राइम सीन को लेकर भी अगर बात कर ली जाए तो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए कितनी टीमें पहुंची है दिल्ली पुलिस की? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके पेश कर दी जाएगी इसको लेकर। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से क्राइम सीन को जो रिकवर करने की जो बात यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कही जा रही है, उसको जो दोबारा से उठाया जा रहा है, इस मामले को अच्छी तरीके से छानबीन की जा रही है। यहाँ पर जो है 7 से 8 जो टीमें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस की, इसको जो है उसी जंगल के अंदर ले जाया जा रहा है जहाँ रोड डेली श्रद्धा के जो पार्ट्स को जो फेंका जाता था आफ्ताब के द्वारा, आफ्ताब यहाँ फेंकता था, उसकी जो बातचीत कर रही है आफ्ताब से, एक बार दोबारा भी पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन आफ्ताब अभी बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है पूरे यहाँ पर जो है पूरी टीम से यहाँ पर लगा दी, सर्विलांस की टीम यहाँ लगा दी गई है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ इसको फेंका गया था। लेकिन आज आफ्ताब को इस पे जो है उसके जिससे मर्डर किया था उस हथियार की भी पुलिस जो है पूछताछ करने में लग रही है, लेकिन आफ्ताब अभी तक बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उस पर पूरी तरीके से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे पुलिस किस तरह से, मतलब कहाँ तक उनका ये क्योंकि एक रिपोर्ट भी उन्हें तैयार करके देनी है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो चल रही है, आपसे ये जानना चाहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात की जाए, दिल्ली पुलिस जो है क्राइम को जो है रिक्रिएट करना कर रही है, तो उसको देखते हुए जो है पूरे उसमें जंगल के अंदर ले जाया जा रहा है आफ्ताब को, जहाँ जहाँ आफ्ताब को पूछताछ के बाद में पता चलता है कि आखिरकार कहाँ कहाँ इन्होंने जो है पार्ट्स जो फेंके थे, जो पार्ट्स बता रहा है आफ्ताब के उस जंगल में फेंके जा रहे थे, उसी जगह पर उसको ले जाया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है, उससे जहाँ जहाँ उसने बताया कि इस जंगल के अंदर यहाँ पार्ट्स फेंके थे, वो अलग अलग ठिकानों पर उस पर जो ले जाया जा रहा है, उससे पहले पूछते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको ले जाया जाता है आफ्ताब को, और आफ्ताब के बाद में जब पूछताछ के बाद में पता चलता है कि आफ्ताब जो है यहाँ पर आया था और आफ्ताब ने यहाँ पर लड़की के जो पार्ट्स जो फेंके थे, श्रद्धा के जो पार्ट्स वगैरह काट के यहाँ फेंके थे, तो उस हथियार को भी लेकर पुलिस उनसे पूछ रही है कि आखिरकार किस हथियार से ये आपने जो पार्ट्स श्रद्धा के जो काटे थे वो हथियार कहाँ पर है। लेकिन आफ्ताब जो अभी हथियार की बात की जाए तो हथियार को भी बताने की पूरी कोशिश नहीं कर रहा, और साथ ही उसी जंगल के अंदर ले जाया जा रहा है जहाँ पर जो ग्राउंड था, जहाँ लड़की के जो सब फेंके गए थे, तो उसमें जो है पूरी तरह उसमें दिल्ली पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है, जहाँ जहाँ आफ्ताब बता रहा है अभी तक जहाँ वहीं पर जो है दिल्ली पुलिस ले जा रही है उसको, और साथ ही जो पुलिस की जो काफ़ी टीम यहाँ पर लगा दी गई है। किस तरीके से सर्विलांस की बात की जाए, अलग अलग पुलिस यहाँ पर लगा दी गई, दिल्ली पुलिस के कोने कोने से जो यहाँ पर लगाया गया कि आफ्ताब का जो लड़की को जो जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उसको देखते हुए आफ्ताब से पूरी तरीके से जांच पड़ताल में लगी हुई दिल्ली पुलिस। जी, आरोपी आफ्ताब को क्योंकि नार्को टेस्ट भी होने वाला है, तो कब तक उसका नार्को टेस्ट भी कर लिया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल नार्को टेस्ट की बात की जाए तो नार्को टेस्ट की जो आज इजाज़त है वो साकेत कोर्ट द्वारा मिल चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि आफ्ताब का कितनी जल्दी दिल्ली पुलिस जो है नार्को टेस्ट कराती है, या तो आज या कल में जो है नार्को टेस्ट की
की जो बात यहाँ पर कही गई थी, तो नार्को टेस्ट की इजाज़त यहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन अब जल्दी से ही उसका नार्को टेस्ट जो है कराया जाएगा। दिल्ली साकेत कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, जहाँ पर दिल्ली पुलिस पहले इजाज़त मांग रही थी कोर्ट द्वारा, लेकिन कोर्ट जब इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो है आज साकेत कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाए, उस पर जो है पूरी तरीके से इस पर जो कार्रवाई है वो कराई जाए। तो उसको देखते हुए आज साकेत कोर्ट ने जो है आफ्ताब को नार्को टेस्ट कराने की जो इजाज़त है वो दे दी है। जी बिल्कुल, क्योंकि काफी घिनौना ये अपराध किया गया है, तो आफ्ताब के परिजनों का इस पर क्या कुछ बयान अभी तक सामने आया है नितिन? जी देखिए, बिल्कुल आफ्ताब की बात करें या श्रद्धा के परिवार की बात करी जाए, तो वो श्रद्धा के परिवार जो है पूरी तरीके से अभी न्याय की मांग कर रहा है कि बेटी को न्याय मिल जाए, और मैं हमको जिस तरीके से बेटी के साथ में इसने एक घिनौनी हरकत की है और साथ ही उसके अगर आफ्ताब के परिजनों की बात की जाए, क्योंकि इस क्राइम को सुनने के बाद कि इस तरह का क्राइम, इस तरह का घिनौना क्राइम किया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पर? जी देखिए, बिल्कुल अभी आफ्ताब के परिवार की तरफ से कुछ भी जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक ऐसी घिनौनी हरकत की आफ्ताब ने, तो उसके परिवार से भी पूछताछ कर रही है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लिविंग रिलेशन में रहते थे लड़की के साथ में, तो उसी को पूछताछ में पुलिस जो है पकड़ के जो है उनसे बातचीत कर रही है, लेकिन उनके परिवार द्वारा अभी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि परिवार जो है बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, चाहे मीडिया के साथ बात करें, मीडिया के सामने भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब से आफ्ताब उनके हाथों में, दिल्ली पुलिस के हाथ में आया, तो जब से आफ्ताब से ही बातचीत जो है वहाँ पर करने में लगी, और साथ ही उनके परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर जो है आफ्ताब से ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इसमें घिनौनी हरकत की है, तो आफ्ताब जो है पूरी तरीके से उसको जो है दिल्ली पुलिस से बातचीत करने के लगी हो, तो उसके साथ साथ तमाम जानकारी के लिए देखने वाली बात ये होगी कि अब जो रिक्रिएट किया जा रहा है क्राइम सीन को, उसके बाद दिल्ली पुलिस को कितनी ज्यादा मदद मिलेगी। इससे बढ़ते अगली खबर की ओर, तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है आज। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो बैठक में 24 प्रस्तावों पर आज मोहर लग चुकी है। हालांकि कई प्रस्ताव पेश किए गए थे, लेकिन 24 प्रस्तावों पर ही मोहर लगी है। तो आज कैबिनेट बैठक थी, तो 3 दिन का विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। तो 5 दिसंबर से ये विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। तो उससे पहले कैबिनेट बैठक रखी गई और कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए, पेश किए गए, जिसके बाद जो है 24 प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है। तो कौन कौन से वो प्रस्ताव है? तो पर्यटन नीति को आज मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही संबल में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया था, जिसके बाद इस प्रस्ताव को भी अब पास कर दिया गया है। वहीं पर 2 निजी विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद जो है 24 प्रस्तावों पर आज मोहर लग चुकी है। तो कई प्रस्ताव पेश हुए थे, जिसके बाद 24 प्रस्तावों पर आज मोहर लग गई है। तो 3 दिन का वहीं पर आगामी विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। तो 5 दिसंबर से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। तो पर्यटन नीति को आज मंजूरी मिल गई है। वहीं संबल में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसी के साथ ही 2 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आज पास कर दिया गया है। तो खबर मैनपुरी से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मैनपुरी कलेक्ट्रेट में शाक्य ने नॉमिनेशन फाइल को जमा कर दिया है। तो वहीं रघुराज ने 4 प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल किया है आज। तो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। तो रघुराज शाक्य ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो मैनपुरी कलेक्ट्रेट में शाक्य ने आज नॉमिनेशन फाइल को दाखिल कर दिया है। तो रघुराज ने 4 प्रस्तावों के साथ आज नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो इस चुनाव में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। तो बीजेपी ने सपा से सांसद रह चुके और शिवपाल यादव के काफी करीबी माने जाने वाले रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। तो वहीं रघुराज सिंह शाक्य की प्रस्तावक ममता राजपूत से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की है। चलिए सुनाते हैं आपको। रघुराज सिंह शाक्य ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद ही उनके साथ जो प्रस्तावक गए थे, उनके साथ जो प्रस्तावक गए थे हमारे साथ ममता राजपूत जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और उनको आयोग का सदस्य भी बनाया गया। आप प्रस्तावक के रूप में आज मेहनत करना है तो जवाब देगा।
डिम्पल जी समाजवादी पार्टी से मैदान में आई हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह उनको देखती है और कैसे हमारा चुनाव जनता लड़ रही है और आधे से ज़्यादा काम उसने खुद कर लिया है, जनता नहीं, और कोई चुनौती नहीं है। और देखिए जो आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे दोनों के लिए जो चुनौती उनके लिए हम होंगे, हमारे लिए वो, लेकिन चुनौती है भी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ा तकलीफ ले रहे हैं सीट को और रामपुर की सीट को भी, क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता देखिए हर सीट महत्वपूर्ण होती है, तो लिहाजा ये भी महत्वपूर्ण है और जनता बदलाव से तो जनता ही चुनाव लड़ेगी। पूरी की बात की जाए तो लड़कियाँ कोचिंग से जाती थी या देर रात होने के बाद हमेशा से देखिए उसके लिए उन्होंने कई बनाई भी थी, एंटी-रनिया भी है और आपका 112 नंबर भी है, तो सुरक्षा भी पूरी है। और बहन बेटियाँ आदि जो पहले जा नहीं पाती थी वो पढ़ रही है, लिख रही है और अपना जा रही है। सुरक्षित माहौल सुरक्षा का और प्रशासन हमारा पूरा जो है देख करता है, तो सब कुछ अच्छा ही है, अमन चैन है। तो ये थी ममता राजपूत जी जिनसे हमने संवाद किया है। उन्होंने बताया कि 2 सेटों में नामांकन दाखिल कर चुके हैं, 2 सेट अभी और नामांकन दाखिल किए जाएंगे। डिप्टी सीएम कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे, जिसके बाद एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है पार्टी से। इंडिया वॉइस के लिए मैं खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुजफ्फरनगर में खतौली उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी कवाल गांव की प्रधान भी रह चुकी हैं। तो वहीं राजकुमारी के बाद उनके पति विक्रम सैनी जिला पंचायत सदस्य और फिर 2 बार विधायक भी बन गए थे, जिस कारण राजकुमारी सक्रिय राजनीति से दूर हो गई थी। तो वहीं विक्रम सैनी की सदस्य चले जाने के बाद एक बार फिर से राजकुमारी सक्रिय राजनीति में वापस लौट आई है। तो भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वही राजकुमार वीरवार को 11 बजे के करीब नामांकन पत्र भरेंगे। तो वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो वहीं यूपी में रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने मीटिंग कर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने करीबी आसिम रजा को प्रत्याशी बना दिया है। तो वहीं आसिम रजा के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे इस मुकाबले में जरा भी दम नहीं लगता, हमारा किसी से कोई भी मुकाबला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी रामपुर में एक ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमने रामपुर में हमेशा रोजगार की बात की है, हमने रामपुर में हमेशा विकास की बात की है। इसी मुद्दे पर हम जनता के बीच जाएंगे और इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मुझे इस मुकाबले में ज़रा भी दम नहीं लगता, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी रामपुर में ऐतिहासिक विजय की ओर है। देखिए हमने रामपुर में हमेशा रोज़गार की बात की है, हमने रामपुर में हमेशा विकास की बात की है और हम इसी मुद्दों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से रामपुर में आज़म ने युवाओं के हाथों से कलम छीनकर उनको रिक्शा पकड़वाने का काम किया, हमें वापस उनको कलम थमानी है, ऐसा हमारा नारा है। मुझे इस मुकाबले में वहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने के लिए हर पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। बीजेपी ने राज्य में पहले रामपुर और फिर बरेली में पसमानदा सम्मेलन किया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी और अब बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर बयान जारी किया है। तो मायावती ने अपने बयान में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने अपने ट्वीट पे लिखा कि आपने केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वास्थ्य की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग अलापा है। बीजेपी और आरएसएस का अब नया शिकूफा, जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है और उनके प्रति इनकी सोच, नियत और नीति और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है।
तो एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को लेकर कई सम्मेलन कर चुका है। तो इसी पर अब मायावती ने ट्वीट किया है, बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा है कि ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि किस तरह से ये मुसलमानों के हिमायती है। तो वहीं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। तो इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और रघुराज सिंह शाक्य ने अपनी अतिथियों का स्वागत किया। तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने अधिकारी पर जमकर निशाना भी साधा। तो मैनपुरी से खबर है जहां पर उपचुनावों के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। तो सम्मेलन किए जा रहे हैं, सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। तो वहीं जब कार्यकर्ता पहुंचे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनका जमकर स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो रघुराज सिंह शाक्य के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सभी कार्यकर्ताओं का, सभी अतिथियों का स्वागत किया। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने आधिकारिक तौर पर जो है बीजेपी के जो सुब्रत पाठक है उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। तो वहीं G20 सम्मेलन में पीएम मोदी का दूसरा दिन है आज। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पीएम मोदी ने कई दिग्गजों से मुलाकात की है। तो पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन बाली में मैंग्रोव फॉरेस्ट का दौरा भी किया है। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। तो G20 सम्मेलन में पीएम मोदी पहुंचे हैं इंडोनेशिया के बाली में, जहां पर आज उनका दूसरा दिन है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट में पीएम मोदी ने कई दिग्गजों से मुलाकात की। गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाते हुए भी वो नजर आए। तो पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है और अन्य नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन बाली में मैंग्रोव फॉरेस्ट का दौरा किया। तो पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन दोनों ही नजर आए। तो बाली में मैंग्रोव फॉरेस्ट का दौरा करते हुए तस्वीरों में आप उनको देख सकते हैं। तो G20 सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आज उन्होंने कई दिग्गजों से मुलाकात की। गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन बाली में मैंग्रोव फॉरेस्ट का दौरा भी किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।